नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं हमने हमारे पॉलिटी के सीरीज के नए वीडियो में, जहां पे हम बात कर रहे थे भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यानी कि 1773 से लेके 1858 तक के ये जितने भी, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो, चार्टर एक्ट 1793 हो, चार्टर एक्ट 1813 हो, चार्टर एक्ट 1833 हो, या फिर चार्टर एक्ट 1853 हो। ठीक है, इसके बारे में पूरी हमने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियोस में, यानी कि हालांकि मैंने शायद 2 या 3 वीडियो डाल रखे हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो आप देखें जाके। तो मतलब किस एक्ट में क्या आया था और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने सारा करवा रखा है। आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी आप सभी को पता है 1853 के बाद में 20 साल के लिए इसको रिन्यू किया गया था एक्ट को। लेकिन वहीं 1858 में, 1857 में भारत में क्रांति विद्रोह का रूप ले लेती है, यानी कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि कई कई जगह पे सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, वो हो गया था। उसके बाद में जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी थी, उन्होंने पूरे भारत का जो कंट्रोल था वो अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, तो उसके बाद में जो भारत में जो नियम बन के आते थे वो बेसिकली भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के नाम से बन के आने लगे थे। ठीक है, कुल मिला के 1858 से जो भारत का जो कंट्रोलिंग थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चली गई थी। तो अब जो आने वाली वीडियोस है या वर्तमान का जो ये वीडियो चल रहा है, इसमें हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 की, 1861 की। अपकमिंग वीडियोस में हम चर्चा करेंगे 1892 की, 1909 की, 1919 की, 1935 के भारत शासन अधिनियम की। ठीक है, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। ठीक है, उसके बाद में जो भी आगे आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक। ओके, और चलिए मिलते हैं आपसे वीडियोस के एंड में। आज हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण सिंपल सा था कि 1857 में भारत में क्रांति ने विद्रोह का रूप ले लिया था। हम मतलब भारतीय जो लोग थे, जो नागरिक थे, वो अंग्रेजों से इतना त्रस्त हो चुके थे कि वो अंग्रेजों को जहां भी पकड़ते थे वहीं पे मारना स्टार्ट कर देते थे। मतलब जेल के अंदर पकड़ लिया तो जेल में ही आग लगा दी, है ना। मतलब पूरा जेल में बाहर से बंद करके जेल में आग लगा दी, या कहीं भी रास्ते में देख लिया तो पकड़ के उसके बाल नोच लिए, दाढ़ी नोच ली, इस तरीके से। मतलब बहुत अलग स्थिति हो गई थी और विद्रोह काफी अच्छी तरीके से भारत में फैल गया था। लेकिन वो भारतीयों का दुर्भाग्य रहा है, मतलब भारतीयों का दुर्भाग्य था कि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। और 1858 का जो विद्रोह था वो मतलब कह सकते हैं कि उस तरीके से नहीं फैल पाया, और अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया था अपनी नीतियों द्वारा, अपनी शक्तियों द्वारा, अपने मतलब जिस तरीके से उन्होंने कर पाया उस तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं 1858। हालांकि वो जो पार्ट रहे वो इतिहास का भाग है, तो जब हम इतिहास में वहां तक पहुंचेंगे तब हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस जगह से किस व्यक्ति ने विद्रोह किया था और वहां पे किस व्यक्ति ने विद्रोह को दबाया था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। ठीक है, इस अधिनियम के आधार पर या इस अधिनियम से भारत का जो शासन था वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, और भारत में शासन को चलाने के लिए एक राज्य सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। ओके, यानी कुल मिला के भारतीय जो मामले थे उन पर सीधा ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उनका कंट्रोल आ गया था। हालांकि इससे पहले कंट्रोल तो जरूर ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक तरीके से कह सकते हैं परमिशन दे रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जाओ तुमको परमिशन है, तुमको जो करना है आप भारत में जाके कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं निर्देशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल। मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो इनको ये बनाए गए थे फिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो निर्देशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था, और उसके अधिकार, उनके जो अधिकार थे वो राज्य सचिव जो इसमें नियुक्त किया गया था एक, उसको दे दिए गए थे, और भारत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बेसिकली अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था, और ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करता था। यानी कि कुल मिला के जो ब्रिटिश का एक मान सकते हैं कि ब्रिटिश का जो सांसद है उस अनुसार मान सकते हैं जो यहाँ का वायसराय हुआ करता था भारत का, उसको ब्रिटिश के एक पार्लियामेंट्री मेंबर की भांति उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके सिमिलर रखा गया था। ठीक है, और प्रथम जो वायसराय था वो बेसिकली कैनिंग था। ठीक है, हालांकि एग्जाम में आपको पूरा या तो कैनिंग दिया जाएगा या फिर लॉर्ड कैनिंग दिया जाएगा, तो वो कैनिंग ही था। ठीक है, यानी कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था कैनिंग।
वायसराय भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। जैसे कि वर्तमान में जो नेताजी है हमारे, जैसे आप चाहे मुख्यमंत्री ले लीजिए या प्रधानमंत्री ले लीजिए या फिर कोई भी अन्य मंत्री है, तो वो मंत्री बेसिकली, हालांकि अब तो वो मंत्री अपने अनुसार कार्य करता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सचिव के द्वारा मतलब एक तरीके से गाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ का सीन ये था कि सचिव परमिशन देगा, वही कार्य यहाँ का जो वायसराय था वो कर सकता था, भारत शासन अधिनियम 1858 में। और सचिव, सिंपल सी बात है, सचिव जो था वो बेसिकली रिपोर्ट करता था वहां की महारानी को। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी हो रहा था उसकी पूरी डायरेक्टली रिपोर्ट वहां पे जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनके पास में पहुंच रही थी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित, हालांकि ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, इन दोनों के पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, पिछली स्लाइड में भी हमने यही बताया था कि यहाँ से निर्देशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल को समाप्त करके राज्य सचिव को दे दिया गया तथा भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बाकी बात करते 3 नवंबर 1858 को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय अधिकारों का जो मैग्ना कार्टा है वो किसको बोला गया। तो 3 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी ने एक घोषणा पत्र भारत में भिजवाया था। ठीक है, उस घोषणा पत्र को ही, मतलब जिस घोषणा पत्र में ये बोला गया था कि आज से हम, आपका जो कंट्रोलिंग है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है, अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि ब्रिटेन की महारानी का राज्य होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो भारत का शिक्षित वर्ग था उन लोगों ने इन अधिकारों को, मतलब कि इस जो घोषणा पत्र था इसको अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा बोला था। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो 3 नवंबर 1858 को हुई थी। कहाँ पे पढ़ा गया था ये बेसिकली लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कैनिंग ने कहाँ पे पढ़ा था? प्रयागराज का जो कह सकते हैं कि किला था वहां पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो भारत राज्य सचिव तथा उनकी परिषद में कुल मिला के 16 सदस्य थे, जिसमें एक सचिव तथा 15 सदस्य हुआ करते थे। और 9 ऐसे सदस्य थे यहाँ पे जिन्होंने भारत में कम से कम 10 वर्ष कार्य किया हो और उन्हें अभी भारत से आए 10 वर्षों से अधिक भी ना हुआ हो। ठीक है, यानी कि उन्हें अभी भारत से आए 10 वर्षों से अधिक भी ना हुआ, ये समय की बात है। आगे हम बात करने वाले, यानी कुल 1858 का जो अधिनियम था उससे अगर आपको याद रखना है तो कुल मिला के इन्होंने द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। जो कंट्रोलिंग था वो ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, और कुल मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ जो निर्देशक मंडल थे उनका भी जो यहाँ पे मामला था वो सारा क्लियर कर दिया गया था। एक विशेष सचिव की नियुक्ति की गई थी जो रिपोर्ट सीधा महारानी तक पहुंचाता था, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अपडेट करके भारत का वायसराय, यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अपडेट करके भारत का वायसराय बना दिया गया था। और प्रथम वायसराय थे कैनिंग। ठीक है, ध्यान रखें, कैनिंग ने 3 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? प्रयागराज में पढ़ा था। प्रयागराज का जो किला है अकबर द्वारा बनवाया गया था, उस किले के अंदर पढ़ा था। ठीक है, और भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उसने इस कह सकते कि महारानी के घोषणा पत्र को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा बोला था। ठीक है, तो ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1858 का एक तरीके से कह सकते हैं फुल डिस्क्रिप्शन। आगे हम बात करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। ठीक है, इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो चलाने प्रणाली पर चलने वाली कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए बदल दिया था, जिसमें 10 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय यानी कि एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे, एक दिनकर राव जी थे। ठीक है, 1861 के तहत आपातकाल के दौरान परिषद की सहमति के बिना वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, और वायसराय अधिकतम 6 महीने तक कह सकते कि जो था आपातकाल लगा सकता था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बंबई तथा मद्रास की विधानसभाओं को कानून बनाने व उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट हो जाता है कि बताइए किस अधिनियम के तहत मतलब मद्रास और बंबई की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनको कानून बनाने के अधिकार इनको दिया गया था। तो वो था आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, वायसराय के प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव भी इसी अधिनियम से पड़ी थी। ठीक है, यानी कुल मिला के इस अधिनियम से ही भारत में जो विकेंद्रीकरण था, यानी कि कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर, उसकी नींव पड़ी थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा पहली बार यहाँ पे इनकम टैक्स लगाया गया था, जो कि 1861 में इन्होंने पहली बार भारत में इनकम टैक्स लगाया था। ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्री का नाम, तो अर्थशास्त्री का नाम विल्सन था। ठीक है, और इनकी अगर समय अवधि की बात की जाए, यानी कि किस समय अवधि में भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था,
तो 1860 1861 का वो दौर था जिस समय विल्सन द्वारा भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था, पहली बार आयकर लगाया गया था। ठीक है, पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया तथा परंतु बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, यानी कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत बजट पे आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बजट के बाद में जैसे वर्तमान समय में बजट पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपकी विधानसभा के लिए अगर कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो एक आपको अधिकार होता है कि उसके बाद में ये सेशन चलता है जहाँ पे आपको बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के 1861 के जो अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, उसमें अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा पहली बार इनकम टैक्स लगा दिया गया था, लेकिन यहीं पे पहली बार बजट भी प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, लेकिन बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम में ने ब्रिटिश भारत में विधायी परिषदों की संरचना में और कार्यों में विभिन्न संशोधन पेश किए। यह अधिनियम भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई थी। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में या केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या 3 थी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस मेहता जी थे। ठीक है, कुल मिला के जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें पहले 10 सदस्य हुआ करते थे, और 1892 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत वो जो 10 सदस्य थे वहां पे 10 की बजाय वहां पे 13 सदस्य हो गए थे, और वो जो अन्य जो 3 सदस्य बढ़े थे वो बेसिकली भारतीय थे, और उन 3 सदस्यों का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एस मेहता जी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के अधिकार में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया। यानी कि इससे पहले का जो अधिनियम था यानी 1861 का, उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, यानी कि 1861 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे पहली बार इनकम टैक्स भी लगाया गया था, लेकिन वहां पे एक सीन ये था, सॉरी, वहां पे सीन ये था कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत किसी को भी कह सकते हैं कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन वहीं जब 1892 का भारत शासन अधिनियम आया तो यहाँ पे मतलब सभी को ये छूट दे दी गई थी भारतीय सदस्यों को कि वो बजट बहस करने तथा प्रश्न पूछने का उनको अधिकार मिल गया था। ठीक है, परंतु यहाँ पे भी इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन थी कि मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। जैसे कि सिंपल सी बात, अनुपूरक प्रश्न बेसिकली वो बोलते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि बताइए आपका नाम क्या है, या आपने हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश से हूं मैं। ठीक है, अब इस जवाब के बाद में आपके दिमाग में फिर से एक प्रश्न आया होगा कि सर आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं। ठीक है, तो सेम यही बजट का सीन होता था कि यहाँ पे आपने जो पहले प्रश्न पूछ लिया उस प्रश्न का उत्तर सामने की तरफ से दे दिया जाता था, लेकिन अब उस उत्तर के माध्यम से आपके दिमाग में जो नया प्रश्न बना उस प्रश्न को का उत्तर अगर आप जानना चाहें तो ये अधिकार नहीं था। ठीक है, तो 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था यहाँ पे अनुपूरक सवाल प्रश्न पूछने का जो अधिकार नहीं दिया गया था, केवल पहली बार जो बहस करने का अधिकार का कह सकते हैं कि अधिकार दिया गया तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली का शुरू किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, यानी कि यहाँ पे आपको निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे शुरू हो गई थी 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। ठीक है, कुल मिला के 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था यहाँ से निर्वाचन का यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्शन की स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 1892 के बाद में 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आप सभी को पता है कि 1909 में एक बड़ा कांड हो गया था, यानी कि 1909 से पहले 1906 में बंगाल विभाजन हो गया था 1906-1907 में। ठीक है, तो उसके बाद में आया था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे बेसिकली मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है, और ये जो एक्ट था बेसिकली 1892 के एक्ट के दोषों को दूर करने तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के का सामना करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसमें इसको बेसिकली मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता था, जिसमें मार्ले जो था वो आप सभी को मैंने बताया था 1858 के अधिनियम के तहत भारत में एक राज्य सचिव बनाया गया था। ठीक है, और वो जो राज्य सचिव था वो असिस्ट करता था भारतीय वायसराय को।
तो मार्ले जो था वो सचिव था और मिंटो वायसराय था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो कि 1909 में आया था, इसमें भारत का जो राज्य सचिव था वो कौन था, मार्ले या मिंटो? तो यहीं पे आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। या आपको सिंपल सी ध्यान रखने वाली बात है कि जो सचिव होता है, सचिव वही, जैसे अगर सरकार है, अगर वर्तमान में आप देखें तो किसी सरकार का जो मुखिया, यानी कि अगर आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री बदलता रहता है, पर जो सचिव होता है वो तो चुन के आया नहीं, वो तो मतलब सिलेक्शन लेके आया, तो सचिव वही रहता है, पर जो मुख्यमंत्री है वो बदलता रहता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो सचिव का नाम है वो पहले आएगा। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार है, तो मार्ले सचिव हो जाएगा, मिंटो वायसराय हो जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, यानी कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, यानी कि वायसराय को जो गाइड करती थी जो परिषद, या एक तरीके से मान लीजिए कि उनके जो असिस्टेंट हुआ करते थे, उसमें पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और वायसराय की कार्यकारी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय जो सदस्य थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, आपके मान लीजिए कि सचिंद्र सान्याल, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, कोई भी मतलब 3 या 4 नाम ऐसे मतलब ऑप्शन में होंगे। तो ध्यान रखेंगे सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा जी थे वो, उनको पहली बार में प्रसाद मिला था। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको प्रसाद मिल गया था। कैसे मिला था? कि इनको वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने का अधिकार मिल गया था। पहले व्यक्ति ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, बजट पर प्रश्न पूछने व बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया था। हालांकि ये प्रश्न पूछने का अधिकार तो 1861 का जो अधिनियम था वहां से ही हमको मिल चुका था। ठीक है, बाकी बात करते हैं, इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन तथा पृथक मानवाधिकार की व्यवस्था की गई, अर्थात केवल मुसलमान को ही वोट दे सकता है। इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा गया था। ठीक है, हालांकि 1909 से पहले 1907 में बंगाल विभाजन भी हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद में अंग्रेजों ने एक नई चाल चली कि उन्होंने बंगाल विभाजन करके देख लिया कि हाँ, बंगाल विभाजन में क्या हुआ कि कई लोगों ने मतलब विरोध किया था इस बात का कि आप बंगाल विभाजन को रद्द करिए। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, लेकिन उससे अंग्रेजों को ये तो क्लियर हो गया था कि यार यहाँ के लोग ना कि लड़ते तो आपस में बहुत है, यानी कि हिंदू मुसलमान के बीच में आप लड़ा सकते हो इनको। ठीक है, ये तो अंग्रेज कंफर्म समझ चुके थे। तो उसी के संदर्भ में अंग्रेजों को ये आया कि एक काम करते हैं कि मुसलमान, चूंकि अब सिंपल है, वर्तमान में भी अगर आप एक तरीके से मतलब, हालांकि इसको कोई ज्यादा डीपली मतलब सीरियस ना लीजिएगा, पर सच्चाई यही है जो ग्राउंड लेवल की वास्तविकता है कि एक मदरसे वाला व्यक्ति अगर कंपटीशन में बैठे और एक कॉन्वेंट स्कूल का व्यक्ति, मतलब जो बच्चा होता है वो अगर साथ साथ बैठे, तो मतलब 99% चांसेस हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल वाला बच्चा रहेगा वो या उसका जो आईक्यू लेवल रहेगा वो मदरसे वाले बच्चे से अप ही रहेगा। तो इन्होंने बोला कि जो बाकी जो मेजोरिटी है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, उनको तो मतलब मूर्ख बनाना इतना इजी नहीं है जितना इजी मुसलमानों को मूर्ख बनाना है। तो उन्होंने बोला कि हम मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली देंगे। इससे क्या वो मुसलमान इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि मतलब मानो ही मत कुछ। उनको लगा कि यार हाँ यार, अब मुसलमान ही नेता रहेगा, मुसलमान ही उसको वोट करेगा, बाकी जितने लोग हैं ये मूर्ख बने रहेंगे, इनको निकाल के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुल मिला के तो मुसलमानों को एक तरीके से मुसलमानों को ये लगा, या मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम वोटर्स थे, मुस्लिम संप्रदाय था, मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, उनको ये लगा कि यार अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के पर जो उसके पीछे का जो दिमाग था वो यही था कि इनको आपस में लड़वा दिया जाए। तो कुल मिला के मार्ले मिंटो जो अधिनियम आया था उसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई, और मंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी इसको बोला जाता है, मिंटो को। ठीक है, और ये वायसराय था, तो फिर इसने बहुत अच्छी तरीके से समझ के परख के बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स यहाँ पे खेल ली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, यानी कि 1909 के जो अधिनियम था उसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी वो बेसिकली 60 हो गई थी, जिसमें 33 सदस्य मनोनीत थे और 27 सदस्य निर्वाचित थे। यानी मनोनीत यानी कि जिनको नॉमिनेट किया जाता था। जैसे कि अगर हमारा एक राज्य है, वहां हम किसी राज्य के, मान लीजिए हम जोधपुर नरेश हैं या हम मारवाड़ के राजा हैं, अब हमारे यहाँ से हमने एक व्यक्ति को इलेक्ट कर दिया कि हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व
ये व्यक्ति करेगा, कोई भी मतलब मान लीजिए आप XYZ, ठीक है। तो ये जो मनोनीत सदस्य थे ये बेसिकली डायरेक्ट मतलब कि सेलेक्टेड लोग थे, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इनको मनोनीत कर दिया गया था 33 सदस्यों को। और जो 27 सदस्य थे ये बेसिकली चुनाव लड़के आए थे, चुनाव में जीत के उसके बाद में इनको विजेता जब ये बने थे उसके बाद इनको 27 सदस्यों को निर्वाचित किया गया था, ठीक है, यानी कि सिलेक्ट किया गया था। तो कुल मिला के 33 + 60 ही इक्वल टू 27 हो गए, सॉरी 60 हो गए, 33 और 27 मिलके 60 सदस्य हो गए थे। अब इन 33 में भी 28 जो सदस्य थे वो बेसिकली सरकारी थे और 5 सदस्य जो थे वो गैर सरकारी थे। और वहीं अगर 27 निर्वाचित सदस्यों की बात की जाए तो बेसिकली 13 सामान्य सीटें थी और 14 यानी कि ये तो 27 जो सीटें थी यानी कि विधान परिषद की सीटें हुआ करती थी उस समय, ठीक है, उन जैसे वर्तमान में लोकसभा जिसको बोलते हैं उस समय इनको विधान परिषद बोला जाता था, ठीक है। तो इन 27 सदस्यों में 14 सीटों पे कह सकते हैं कि 14 विशेष सीटें हुआ करती थी और जिनमें से 14 सीटों में 6 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी, 6 सीटें जमींदारों के लिए रिजर्व थी और 2 सीटें व्यापारियों के लिए रिजर्व थी, ठीक है। तो ये 14 सीटें होंगी। इसके अलावा 13 ओपन सीटें थी यानी कि जनरल कैटेगरी की मान सकते हैं आप कि यहाँ पे कोई भी आके चुनाव लड़ सकता था, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। अब सिंपल सी बात है, पहले आएगा सचिव का नाम और बाद में आएगा वायसराय का नाम। तो अधिनियम का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू आपके सचिव हो जाएंगे, राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड आपके हो जाएंगे यानी कि वायसराय, भारत के वायसराय, ठीक है। और प्रांतों में इसने द्वैध शासन स्थापित कर दिया था। द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसमें असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे, यानी कि इतने जगह पे द्वैध शासन लागू हो गया था, ठीक है। वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और इस अधिनियम का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, ठीक है। और द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इन्हें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय यानी कि इंडो एंग्लो इंडियन, ओके, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। यानी सांप्रदायिकता का जो आधार था, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इन्हें सिखों, ईसाइयों और आंग्ला भारतीय तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा, जैसे इससे पहले क्या होता था कि जो छोड़ो खैर उसको, छोड़ो जाने दो। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया, यानी कि जो केंद्र का बजट होता था, पहले क्या होता था कि केंद्र का बजट और राज्य का बजट एक जगह पे आता था और वहां से फिर उनको बता दिया जाता था कि इस राज्य को इतना पैसा मिला, इस राज्य को इतना पैसा मिला। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा 1919 में एक कांड भी हो गया था भारत में, जो कि था कौन सा कांड, उसको आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांड मतलब कि केस था 1919 में। अगर आपने उसका जवाब नहीं दे पाया तो भाई साहब ऐसे हाथ में पानी ले लेना और उसमें ना डूबोगे, सुसाइड कर लेना तुम, ठीक है। क्योंकि 1919 का जो कालखंड रहा था वो भारत के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ज्यादा मतलब अलग ही सीन था वहां पे, ठीक है। और वहां से फिर एक वॉरियर निकल के आया था, उसका भी आप कमेंट करके उत्तर बताइए, नाम बताइएगा कि वहां से मतलब एक कांड हुआ था, उसके बाद में वहां से एक व्यक्ति निकल के आया, उसने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई और भारत में भी एक नया व्यक्ति बना था, उसका आप कमेंट करके नाम बताएंगे आप, ठीक है। बाकी बात करते हैं, केंद्र में व्यवस्था द्विसदनात्मक हो गई थी, यानी कि राज्य परिषद जो कि उच्च सदन था और केंद्रीय विधानसभा जो कि निम्न सदन था, ठीक है। उच्च सदन में 60 सदस्य थे और निम्न सदन में 145 सदस्य हुआ करते थे। इस एक्ट ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारतीय राज्य सचिव की मुख्य शक्तियां एक नए अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त का गठन कर उसको दे दी गई और भारत राज्य सचिव का जो वेतन था अब भारतीय राजकोष से न देके ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने लगा था। इस अधिनियम से पहली बार केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा अर्थात किन किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा, इस तरीके का जो डिवाइडेशन हुआ था वो
1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ही हो गया था। ठीक है, द्वैध शासन यहां से लागू हो गया था, जिसमें आरक्षित विषय जो थे, मतलब दो विषय हुआ करते थे, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो आरक्षित जो विषय थे यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं रिजर्व्ड, ठीक है, उनपे जो कंट्रोलिंग थी वो गवर्नर और परिषद की थी, यानी कि उनका जो शासन व्यवस्था थी उनपे कोई कह सकते कि एक्शन लिया जाना है या उनपे कोई कमेंट पास करनी है, कोई साइन वगैरह करना है, उनसे कोई कार्य करवाना है, तो कुल मिला के आरक्षित विषय जो थे उनपे कंट्रोलिंग पूरी गवर्नर की थी, यानी कि जो बोलते हैं वायसराय की, और जो मंत्री परिषद थी, विधान परिषद थी, ठीक है, उसकी पूरी कंट्रोलिंग हुआ करती थी, यानी कि उच्च सदन की। ठीक है, और हस्तांतरित विषय जो थे वो सिंपल सी बात है, नाम से ही याद आपको लग रहा हो कि हस्तांतरित कर दिया गया, यानी उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की हो, तो ये इनका जो कंट्रोलिंग थी वो प्रांतीय विधान परिषद के पास, जो सदस्य थे उनके पास में हस्तांतरित विषयों की कंट्रोलिंग हुआ करती थी। ठीक है, द्वैध शासन का जो जन्मदाता थे वो बेसिकली लियोनेट कॉर्टिस थे, लियोनेल कॉर्टिस। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक डायक्री में द्वैध शासन का वर्णन किया है। कुल मिला के द्वैध शासन के अगर जन्मदाता की बात की जाए तो लियोनेल कार्टिस थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है वो है डायरकी। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें व्यावसायिक सभा का विस्तार और अधिकार में वृद्धि, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना, मताधिकार एवं सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति, केंद्रीय और प्रांतीय शक्ति का विभाजन, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। ये बेसिकली भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं रही थी। ठीक है, कल के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1935 के बारे में, या भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, और इसको बेसिकली कहा है मिनी संविधान भी बोला जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं आज इसको नहीं कवर करवा रहा हूँ, इसको हम कल के वीडियो में कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बात की 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये क्यों आया था और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, उसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में, बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें कंटेंट से रिलेटेड या फिर स्पीड से रिलेटेड, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके विचारों को आत्मसात करने की, उनको अप्लाई करने की, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी संबंध में तो डेफिनेटली उसका जवाब आपको मुहैया कराने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे बात की हमने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते ही ये अधिनियम आए थे, और इन अधिनियम में ये बात यहाँ पे थी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।